नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मशहूर कहानी नमक का दरोगा इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। और ये चर्चा आधारित है कहानी टीवी हिंदी के एक विश्लेषण पर जो YouTube पर उपलब्ध है। हाँ, तो कहानी का जो मूल है वो है ईमानदारी और बेईमानी के बीच का संघर्ष। बिल्कुल। और ये सवाल कि क्या पैसा हमेशा सिद्धांतों पर भारी पड़ता है, सही। इसकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। उस समय सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर रोक लगा दी थी। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, इसका अवैध व्यापार शुरू हो गया, काला धंधा। और नमक विभाग में नौकरी पाना, खासकर दरोगा का पद, वो बहुत फायदे का सौदा माना जाता था। हाँ, सुना है वकीलों तक का जी ललचाता था इस पद के लिए। जी हाँ, क्योंकि ऊपरी कमाई जबरदस्त थी। इसी माहौल में कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वंशीधर, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं जी। और उनके पिता जो दुनिया देख चुके हैं वो उन्हें सलाह देते हैं, बड़ी व्यवहारिक सलाह। हाँ, वो कहते हैं कि बेटा ओहदे पर ध्यान मत देना, तनख्वाह तो वो क्या कहते हैं पूर्णमासी का चांद है। हाँ, जो एक दिन दिखता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ध्यान देना है ऊपरी आय पर, वो बहता हुआ सोता है जिससे हमेशा प्यास बुझती है। क्या बात है। लेकिन वंशीधर आज्ञाकारी बेटे तो हैं, पर अपने उसूलों के पक्के हैं। हाँ, वो पिता की बात सुनते हैं पर करते अपने मन की हैं। और किस्मत देखिए, उन्हें नमक विभाग में ही दरोगा की नौकरी मिल जाती है। वही नौकरी जिसकी इतनी चर्चा थी। जी, वेतन भी अच्छा और ऊपरी आय की तो खैर संभावना बहुत थी। और वंशीधर जल्दी ही अपनी ईमानदारी और काम से अफसरों का दिल जीत लेते हैं। हाँ, उनकी कार्यकुशलता, अच्छे आचरण ने सबको प्रभावित किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। बिल्कुल। एक रात सर्दियों का समय था, वंशीधर नदी के पुल पर सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। यमुना नदी का पुल था शायद। जी, यमुना का ही। उन्हें शक हुआ, इतनी रात को गाड़ियां। उठकर देखा, जांच की तो पता चला कि ये तो पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। पंडित अलोपीदीन, वो तो इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे ना। सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अमीर, लाखों का लेन देन था उनका। और वो गैर कानूनी तरीके से नमक ले जा रहे थे। ओहो। यहाँ से टकराव शुरू होता है। जी। अलोपीदीन को अपनी दौलत पर, अपनी लक्ष्मी जी पर बहुत भरोसा था। हाँ, वो मानते थे कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है। न्याय, नीति, सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। बिल्कुल। उन्होंने वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की। कितने के? पहले 1000, वंशीधर नहीं माने। फिर 5000, 10,000, बात 15,000 तक पहुंची। 15,000? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। पर वंशीधर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। वाह। आलोपीदीन ने 20,000, फिर 25,000 तक की पेशकश की। लेकिन वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को हुक्म दिया, इन्हें गिरफ्तार करो। 25,000 ठुकरा दिए? हाँ, उस वक्त ऐसा लगा कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। ये तो बड़ी जीत थी ईमानदारी की। पर क्या ये जीत टिकी? अफसोस नहीं। मामला जब अदालत पहुंचा, हाँ, तो सारा पासा पलट गया। आलोपीदीन का पैसा, उनका रसूख, वो सब काम आया। वकील, गवाह सब बदल गए। सब। वकील उनके पक्ष में, अफसर उनके इशारों पर, गवाह लालच में डिग गए। न्याय के मैदान में जैसे धन और धर्म की लड़ाई थी, और धन जीत गया। मजिस्ट्रेट ने आलोपीदीन को बरी कर दिया और उल्टे वंशीधर को ही डांट पड़ी। वंशीधर को डांट क्यों? कि बड़ी तुमने एक भले आदमी को परेशान किया, आगे से होशियार रहना, ऐसी नसीहत मिली। और नौकरी? हफ्ते भर में नौकरी से बर्खास्तगी का परवाना आ गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला उन्हें। ये तो बहुत निराशाजनक है। समाज की सच्चाई दिखाता है ये तो। बिल्कुल। पैसा कितना ताकतवर था उस वक्त। वंशीधर बेचारे टूटे दिल से घर लौटे। पिता भी नाराज हुए होंगे, माँ की तीर्थ यात्रा का सपना भी अधूरा रह गया होगा। हाँ, घर में सब निराश थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या हुआ? प्रेमचंद एक और मोड़ लाते हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित। क्या? कुछ दिन बाद शाम के वक्त पंडित अलोपीदीन खुद एक सजे धजे रथ में बैठकर वंशीधर के घर पहुंचते हैं। पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर? क्यों भाई, बदला लेने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वंशीधर से मिलते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ? किस बात की? वो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े अमीर देखे, अफसर देखे, सबको अपने पैसे का गुलाम बनाया, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी ईमानदारी से हराया है। अच्छा। वो कहते हैं कि मैं उस रात तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा देखकर दंग रह गया। मैं स्वेच्छा से तुम्हारी हिरासत में हूँ आज। ये तो बड़ी अजीब बात है। और फिर वो एक प्रस्ताव रखते हैं
कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। क्या मैनेजर वंशीधर को? जी, 6,000 सालाना वेतन, रोज का खर्च अलग, बंगला, नौकर चाकर, घोड़े, सब कुछ। लेकिन क्यों? वंशीधर में ऐसी क्या खासियत देखी उन्होंने? वो कहते हैं मुझे कोई अनुभवी या पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसा, वो कहते हैं अयोग्य यानी ईमानदार आदमी चाहिए। अयोग्य मतलब ईमानदार? हाँ, उनके हिसाब से जो पैसे पर ना बिके। वो कहते हैं तुम वो मोती हो जिसके आगे योग्यता की डिग्रियां भी बेकार हैं। कमाल है। तो वंशीधर ने क्या किया, मान गए? पहले तो वंशीधर हिचकिचाए, कहा मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ, स्वाभाविक है, जिसने नौकरी से निकलवाया। बिल्कुल, लेकिन अलोपीदीन ने बहुत मान से, बहुत आग्रह से कहा। उनकी आंखों में एक सच्चाई थी, एक सम्मान था वंशीधर के लिए। आखिरकार वंशीधर की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने मैनेजर बनने के कागजात पर दस्तखत कर दिए। जी, अलोपीदीन ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया और कहा, परमात्मा तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर पर धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? क्या ये बस एक अच्छी लगने वाली कहानी है? देखिए, ये दिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता कठिन है, सजा भी मिल सकती है, समाज शायद साथ ना दे। हाँ, जैसे वंशीधर के साथ हुआ। पर अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। शायद अप्रत्याशित तरीके से हो, पर होती है। ये मानवीय स्वभाव की जटिलता भी दिखाती है ना? बिल्कुल, कैसे एक भ्रष्ट समझा जाने वाला व्यक्ति भी, जैसे अलोपीदीन, वो सच्ची ईमानदारी का सम्मान कर सकता है, बदल सकता है। ये धन पर धर्म की, असत्य पर सत्य की जीत है। हाँ, एक आदर्श तो प्रस्तुत करती ही है कहानी, लेकिन अंत में एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या? कहानी तो दिखाती है कि ईमानदारी को आखिरकार सम्मान मिलता है, पर क्या असल दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है? ये सोचने वाली बात है। या ये सिर्फ एक प्रेरणादायी कल्पना है, एक आदर्श है जिसे हम सच होते देखना चाहते हैं? इस पर विचार करना चाहिए।